और जो सत्य की राह पे चलेंगे उन्हें हर पल संघर्ष करना पड़ेगा, ये मैंने अनुभव किया है। नमस्कार, लीड लैब में आपका स्वागत है। जैसा कि प्रतिदिन के अनुसार हम हर रोज़ जो है कुछ नए नए चर्चित व्यक्तियों को और दिग्गज लोगों को हमारे मंच पे आमंत्रित करते हैं, जिनमें से आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर आनंद दीक्षित जी, जो कि एक बहुत ही चर्चित और जाने माने अपने क्षेत्र के जो है पत्रकार हैं और साथ ही आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और इसी के साथ साथ जो है समाज सेवा के रूप में भी सर का बहुत नाम है और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। सर, सबसे पहले मैं हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आपके बचपन के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करूंगा कि आपका बचपन किस प्रकार से रहा है और आपके पारिवारिक जीवन के बारे में, आपके परिवार के लोगों के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा जन्म जो है वो हमारी धार्मिक नगरी महाकाल की नगरी उज्जैन में हुआ। जी सर। मेरे पिता पुलिस विभाग में जो है वो थाना प्रभारी रहे, काफ़ी टाइम आरटीओ में भी रहे। तो हम छोटे छोटे गांव में रहे, जहाँ पे 5वीं तक के ही स्कूलें हुआ करती थी और हम सरकारी स्कूल में टाट पट्टी में बैठ के हमने हमारी प्राइमरी शिक्षा जो है वो ग्रहण की। उसके बाद फिर जो है हम लोग जहाँ जहाँ पिता का हमारा ट्रांसफ़र होता हम लोग साथ में जाते। हर साल लगभग ट्रांसफ़र हुआ करता था और हर बार एक नए शहर में नई ज़िंदगी, जैसे खाना बदोशों की ज़िंदगी होती है, बिल्कुल उस टाइप की हम लोगों की ज़िंदगी हुआ करती थी। बिल्कुल। सामान भरे ट्रक में और चले। फिर 1982 में हम लोग ग्वालियर से ट्रांसफ़र होकर बुरहानपुर आए, पिताजी का मेरा ट्रांसफ़र हुआ। जी। और 82 से हम लोग जो है वो बुरहानपुर में रह रहे हैं। मेरा जो परिवार है वो बुरहानपुर 1890 में बुरहानपुर आ गया था। हम लोग रहने वाले बेसिक हरदोई ज़िले से हैं, यूपी से। 1890 में या 1890 में? अच्छा, 1890। हम लोग हरदोई ज़िले से आए थे बुरहानपुर और ये समझिए कि लोटा लेके आए थे। जो मान सम्मान प्रतिष्ठा जो भी कुछ प्रभु की तरफ से हमको मिला है वो हमको बुरहानपुर से मिला है और अब तो यही हमारी मातृभूमि है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। सर, जैसा कि आपने बताया सर, ये तो जैसे आपके जीवन के बारे में हमने थोड़ा सा जानने का प्रयास किया है। साथ ही सर मैं कुछ ऐसे क्षण के बारे में या ऐसे मोमेंट के बारे में आपकी लाइफ के जानने का कोशिश करूँगा जो आपको थोड़ा सा एक संघर्षपूर्ण आपका जो है बोल सकते हैं हम लोग कि वो आपके लिए क्षण रहा हो, एक चुनौती भरा वो क्षण रहा हो आपके लिए, ऐसा कोई आपको अगर आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में याद हो? देखिए, मैं हर दिन जब उठता हूँ तो एक संघर्ष के साथ उठता हूँ। जी सर। जीवन में मुझे गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती और जो सत्य की राह पे चलेंगे उन्हें हर पल संघर्ष करना पड़ेगा, ये मैंने अनुभव किया है। जी। फिर भी मेरे जीवन में 2022 में जो है मुझे कई तरीके से घेर के और बर्बाद करने की षड्यंत्र रचे गए। प्रभु मेरे साथ है और आज आपके सामने हूँ उसी जोश और उसी ताकत के साथ हूँ। तो मैं समझता हूँ कि उससे और बहुत कुछ चीज़ मेरे को सीखने को मिली और 2022 के बाद से मेरे में आत्मविश्वास और बढ़ा है। कभी भी मेरे को आज तक के ऐसा नहीं हुआ कि मुझे थोड़ा सा डर लगा हो या आत्मविश्वास में कभी कमी आई हो, ऐसा नहीं हुआ। तो हर पल संघर्ष है। बिल्कुल सर। और हम बोलते हैं ना, देखिए आपने कभी भी आप हॉस्पिटल गए होंगे कहीं भी, जी। किसी मरीज को देखने जो आईसीयू में भर्ती होगा। जी बिल्कुल। तो आपने देखा होगा वहाँ मॉनिटर चलता है। यस। उसमें जब तक के अप डाउन चलते रहते हैं, ऑब्जर्वेशन, जब तक के सब ठीक रहता है और जहाँ एक लाइन सीधी आना चालू होती है, यानी पेशेंट
तो जीवन में अप डाउन्स बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ऐसे समय क्या होता है, जाएगी मतलब सीधे रहा है, ये सब इसको चलाना कोई मतलब ही नहीं बचा जीवन का। और मेरा मानना यह है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आना चाहिए कि उनको ये अपने और परायों का एहसास हो जाए कि कौन अपना है कौन पराया है। आंखों पे से जो चश्मा लगा रहता है कई बार ऐसा है कि यार ये मेरे अपने हैं, तो ऐसे समय पे क्लियर होता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल इन्हें मुद्दे वाली बात और सटीक बात आपने कही है। सर जैसे कि आपने बताया कि आपका हर दिन संघर्ष के साथ ही मतलब होता है। सर जो आपके जीवन में जो भी संघर्ष आए हैं या आते हैं, तो इसे आप किस प्रकार से लेते हो? इन सब चुनौतियों को आप किस प्रकार से आप इनका सामना करते हो? किस प्रकार से आप जो है एक चैलेंज के रूप में इनको स्वीकारते हो और इनसे निपट कर फिर वापस से एक स्ट्रांगली मतलब खड़े रहते हो? देखिए, भगवान प्रभु श्री राम जी, उनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ हमेशा। जी बिल्कुल। वो मानव रूप में उन्होंने जन्म लिया, उनको 14 वर्ष वनवास काटना पड़ा। तो आप और हम तो मट्टी के बने हैं, श्योर, है ना। तो जीवन में कठिनाइयां परेशानियां आती हैं, आएंगी। हमको कभी भी एक बात ध्यान रखना है जीवन में कि सत्य के मार्ग पर हम चलें। जो भी आप धर्म को मानते हैं, जी बिल्कुल, उसको ईमानदारी से उसका पालन करें। और जब आप गरीबों का जो है जितना आप कर सकते हो उनकी मदद करें। बिल्कुल। तो कोई भी कठिन से कठिन भी परेशानी आएंगी तो वो समय चले जाएगा, समय कभी रुकता नहीं। आप घड़ी को देखते रहो, जो कांटा एक बार निकल गया वो वापस पलट के नहीं आएगा, वो समय चले गया। अगला समय। जब अच्छा समय हमारे जीवन में नहीं टिका तो बुरा समय कैसे टिकेगा? केवल ये ध्यान रखो, आप समय निकल जाएगा के बाद और आप वापस से, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप सत्य के मार्ग पे हैं, तो 100% आप जहाँ थे वहाँ से और ऊपर जाएंगे। सर जैसे कि हमारे सभी दर्शक बखूबी जानते होंगे कि आप पत्रकारिता में एक विशेष जो है अपना महत्व रखते हैं, अपना काफ़ी योगदान भी आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया है। तो सर ये जो है पहले से आपने कुछ ऐसा विचार किया था कि इस पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका लक्ष्य था इसमें जाने का, या कुछ ऐसी स्थितियाँ निर्मित हुई जिसकी वजह से आप पत्रकारिता के क्षेत्र को आपने चुना? देखिए, मैं 11th जो ओल्ड 11th से मैंने पास किया था 1983 में। तो मेरा सब्जेक्ट था मैथ साइंस जी। मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। पहले ये होता था कि माँ बाप जो बोलते थे हम लोग वो करते थे। उनका आदेश का पालन किया। मुझे उन्होंने तिब्बिया कॉलेज में एडमिशन कराया। जी बिल्कुल। मैं वहाँ से यूनानी से ग्रेजुएट होकर निकला 91 में। अच्छा। लगभग मैंने 25 साल एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस किया। और उसके बाद में आपको ध्यान होगा 2005 में यहाँ सिटीजन बैंक घोटाला हुआ था। जी सर, बिल्कुल हमारे शहर का बिल्कुल बहुत बड़ा घोटाला था। उसका मेन जो गवाह था वो मैं था। और उसके बाद से थोड़ा सा ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि बहुत कम पत्रकार हुआ करते थे बुरहानपुर में, और सब मेरे को ढूंढा करते थे बाइट के लिए। अच्छा। तो धीरे धीरे उनके साथ रह रहे के एक इच्छा जागृत हो गई। तो फिर मैं पत्रकार लाइन में आ गया। फिर बीच में ये हुआ कि मेरे पिता का स्वास्थ्य खराब रहा तो मैं उनकी सेवा में रहा। फिर मेरी मदर का स्वास्थ्य खराब हुआ, उनकी सेवा में रहा। तो मेरा क्लिनिक छूट गया। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं अकेला था, मेरी पत्नी जॉब में थी, तो हम लोग जो है वो दोनों में से एक का रुकना जरूरी था। बिल्कुल। तो फिर मैं जो है वो केवल फिर पत्रकारिता मैं करने लगा। और इस टाइप से मेरा जो है पत्रकारिता के अंदर रुझान हुआ है। आपको मैं बता दूं कि 2023 से मैंने सेवा सदन महाविद्यालय में जो है LLB में एडमिशन दिया अभी। और वर्तमान में मेरा 3rd सेम तक मैं क्लियर हूँ।
4th सेम का एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट बाकी है। बिल्कुल, बहुत बहुत और बधाई संभवतः मैं जो है 2025 में अपनी वकालत की ग्रेजुएशन जो है वो पूर्ण कर लूँगा। सर। बिल्कुल। साथ में लास्ट ईयर से जो है मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जी, जी। तो रिलायंस निपुण, रिलायंस निपुण। जी, वो ज्वाइन किया। और वहाँ उसका एक टारगेट होता है, जी। तो जैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का टारगेट होता है। जी, तो इस बार उसका टारगेट था 39,39,000 रुपये। जी। तो मुझे बताते हुए जो है बहुत खुशी हो रही है कि ये टारगेट मेरी कंपनी से पूरे मध्य प्रदेश में मैंने अकेले ने अचीव किया है आज दिनांक तक। वाह, वेरी नाइस। और बहुत-बहुत शुभकामनाएं, इसमें बहुत जो बधाई है इसके लिए आपको। एक MDRT होता है, जी, तो मिलियन डॉलर राउंड टेबल, जी। तो क्लब है। और ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितने भी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर काम करते हैं अभिकर्ता, जी, जी। उनका ये होता है। और उसमें मैंने अचीव किया है, और ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि बिल्कुल है। सर, गर्व की बात है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, और हमारे पूरे प्रदेश के बुरहानपुर के लिए भी कि आपको ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। तो सर, जैसे कि जैसे आपकी जो छवि है, बिल्कुल काफ़ी वाइड छवि जो है आपकी जानी जाती है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो सर, किस प्रकार की पत्रकारिता आप करते हैं? किस प्रकार से जो है पत्रकारिता के माध्यम से जो है आप समाज की किस प्रकार से सेवा करते हैं? देखिए, पत्रकारिता एक चैलेंज है। जी, जो मेरे साथ में भाई लोग हैं उनके लिए भी मेरे को ये कहना है कि कोई भी जब अपना पक्ष रखता है जी, तो वो अपना पक्ष रखता है, वो सामने वाले की गलतियां कभी नहीं बताता। तो हमको जी। पहले कोई चीज़ की जो सत्यता है उस तक पहुंचना चाहिए, उसके बाद ही किसी के बारे में कोई चीज़ें छापना चाहिए और उसको वायरल करना चाहिए। जी, सबका अपना मान सम्मान होता है, जी, जी। तो इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। अगर हम लोग एक शब्द में या एक सेंटेंस में अगर हम लोग बात करें, तो जो यानी जो पूरा पत्रकारिता का जो सार है, अगर आपको एक संदेश के माध्यम से अगर मैं चाहूँ कि अगर आप बताएं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई पत्रकारिता क्या है और कैसी होनी चाहिए? देखिए, पत्रकारिता जो इसका है मूल वो उद्देश्य किस प्रकार का होना चाहिए, ताकि जो है जनता का विश्वास जो है पत्रकारिता में और बिल्कुल खुलकर सामने आए, और लोग हर पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अपना जो है एक मजबूत विश्वास बनाए रखें। सबसे पहले आपको न्यूट्रल होकर काम करना है, जी, पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलत है, फिर वो कोई भी हो, जी, आप सच्चाई छापिए। और जब आप सच्चाई छापने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है पब्लिक में, समाज में आपका विश्वास अपने आप बैठते जाएगा कि नहीं, ये जो है वो सत्य छापता है, झूठ नहीं छापता। क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, जी। आज नहीं तो कल झूठ सबके सामने आता ही आता आता है। ही है। इसलिए कभी भी सत्य छापें, और कोशिश करें कि कोई भी चीज़ छापने के पहले उसका वेरिफिकेशन जरूर कर लें कि ये सही है या गलत है। जी। सर, जैसे कि हमने सुना है कि आप आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में भी जो है काफ़ी मतलब चर्चा में रहते हैं। तो इसका मूल कारण क्या है? ये इससे किस प्रकार से जो है आप इसका उपयोग करते हैं, या क्या मतलब इसका मिस है? देखिए, कांग्रेस सरकार ने जितने भी कानून बनाए होंगे, मैं समझता हूँ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जी, ये वाकई में इतना अच्छा कानून है अगर इस पे सही तरीके से अमल किया जाए तो। अफसोस है कि अधिकतर जो मैं देख रहा हूँ, जी, इसको एक आय का जरिया लोगों ने बना लिया है। आवेदन लगाते हैं, जानकारी लेते हैं, नहीं लेते हैं, और उसको जो है ब्लैकमेल लोग करने लग जाते हैं एक दूसरे को, जी, अधिकारियों को, कर्मचारियों को। ये नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ बदलाव सूचना के अधिकार में होना चाहिए कि जो जानकारी निकाले जी, उस पे ये बर्डन हो कि उसका वो पूरा हिसाब रखे, और एक फोरम होना चाहिए जिसके ऊपर उसको वो डाले, जी, और उसमें निकालने के बाद उसमें उस पर क्या देखा, ये बॉन्डेड होना चाहिए निकालने वाले के लिए
कि वो उसको उस फोरम के ऊपर प्रस्तुत करे। जी, मतलब यानी जो जिस उद्देश्य से उसने आरटीआई हाँ, लगाया था, तो और जो उसमें कागज उसने में उसको मिला है, एनालिसिस तो किया वो उसने। चीज़ उसको वहाँ पे प्रस्तुत करना अनिवार्य करना चाहिए। उससे ये जो ब्लैकमेलिंग का काम चल रहे हैं, ये रुक जाएंगे। जी, और कहीं ऐसा ना मेरा कहीं उसमें सोचना है। और निष्पक्षता वाकई आएगी में और आरटीआई जैसा कोई पारदर्शिता एक्ट भी नहीं होगी है, उसमें। इतना अच्छा एक्ट है कि उसको अगर सही ढंग से मैंने करा है। मैंने कई भ्रष्टाचार अधिकारियों को जो है इसके अंदर सलाखों के पीछे भेजा है, और अभी भी न्यायालय में उनके प्रकरण विचाराधीन है, और अच्छा, बहुत अच्छा एक्ट आया। जी बिल्कुल सर, जैसे कि आपने एक बीमा रिलायंस निपुण के बारे में भी बताया, तो सर ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? और इसको करने की आपको क्या आवश्यकता पड़ी, जैसे इसके पीछे का क्या आपका उद्देश्य है, क्या रीज़न है, देखिए, क्या मानसिकता या मंशा है आपकी इसको 2000 अपना कोविड काल के बाद में जी जीवन का कोई भरोसा नहीं। मैंने देखा है कई जगह, जो घर का करने वाला पुरुष है, अगर उसको कुछ हो गया तो जो घर की महिला है, अगर उसके लिए कोई जो है इंतजाम वो करके नहीं जाता है, तो उसकी स्थिति बहुत खराब होती है। जी छोटे बच्चे हैं, महिला है। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का ये है जो कि अगर कोई करता है और मान लो एक आध किस्त भरा, और भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, और मान लो उसको कुछ हो गया, तो जो डेथ बेनिफिट है वो उसके परिवार को मिलते हैं। जी तो ये उसके परिवार की एक यानी उसको जो है एक संबल मिल जाए, उसको कुछ आर्थिक मदद मिल जाए, इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहिए। जी और वही सोच के कि मैं लोगों को समझा सकूं कि भाई इसका ये उद्देश्य है और ये करना चाहिए, और लोग समझते हैं। जी सर, हमारी बात को थोड़ा और समेटते हुए सर मैं जानना चाहूँगा कि आप संक्षेप में आपकी जीवन की जो उपलब्धियाँ हैं उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा आपने पूछा था सूचना अधिकार के बारे में, उसमें कई केस ऐसे हुए हैं जिसमें भ्रष्टाचार मैंने उजागर किए हैं, जी और एफआईआर भी दर्ज हुई है, और कोर्ट से उनको सजा भी हुई है। जी अभी इंश्योरेंस के उसमें भी ताजी मामले में जो है एमडीआरटी मैंने अचीव किया है। जी ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इससे कई लोगों की मदद हम कर सकते हैं, जी बिल्कुल। तो लगे हैं। जी। सर इसी के साथ ये जो भी कार्य आप अपने समाज में रहकर कर रहे हैं, इन सबको की जो प्रेरणा है आपको कहाँ से मिलती है, या आपके इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलता है, आपके रोल मॉडल कौन है इस सब चीज़ों के पीछे, किसे मानते हैं आप? मेरी माँ। जी जी हमेशा मेरी माँ ने मुझे ये बोला कि जितना भला किसी का हो सकता है, जी बिल्कुल। उतना भला करो। कोई अगर आपको गाली भी बक के जा रहा है, तो मेरे को समझाती थी, बेटा देखो ऐसा है, ये चीज अगर मैंने आपको दी और आपने नहीं ली, तो ये किसके पास रही? आप ही की। मेरे पास रही ना। ऐसा अगर आपको कोई बुरा बोल के जा रहा है, आप मत ध्यान दो, किसके पास रहेगी? उसी के पास रहेगी। और उनका साफ कहना यह था कि आप जिसका सम्मान करोगे वो आपका सम्मान करेगा, ये बेस है। बिल्कुल कटु सत्य है सर ये। उनका तो यहाँ तक था, वो अगर एक बल्ब भी अगर कोई व्यर्थ जलता था तो बोलती थी नहीं, ये अपमान है, बंद करो। एक बूंद पानी अगर नलके से टपक जाए, बोले ये व्यर्थ बह रहा है, ये गलत है, अगर तुम इसका सम्मान नहीं करोगे तो तुम तरस जाओगे पानी के लिए, बंद करो। तो उनका कॉन्सेप्ट ही ये था कि जिसका सम्मान तुम करोगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे निर्जीव हो सजीव हो, हाँ, बिल्कुल हर किसी का सम्मान करना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर इसी के साथ में जो अगर हमारे समाज के कुछ युवाओं के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए आप आपके माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? कभी भी हमारी वजह से हमारे माँ और पिता, इनके चेहरे पे, इनके माथे पे, इनकी पेशानी पे जरा भी सल नहीं आना चाहिए। जिसने अपने माता पिता का सम्मान कर लिया,
उनकी सेवा कर ली। उसके देखो परेशानियां तो आती हैं जीवन में, जैसे आपने बताया कि भगवान श्री राम मानव रूप में जन्म लिए तो परेशानियां उनको भी आई, तो हर एक इंसान को परेशानी आती है, परंतु जिसने अपने माँ बाप का सम्मान कर लिया, उनकी सेवा कर ली, परेशानियां कैसे निकल जाएंगी वो खुद आश्चर्यचकित रहेगा कि इतनी बड़ी परेशानी थी, निकल कैसे गई। बिल्कुल। तो कोई भी काम करें अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके करें। जिनके माता पिता हैं वो भाग्यशाली हैं, जिनके नहीं हैं वो उनको स्मरण करके और फिर अपना काम अगर करते हैं तो 100% वो उनके अपने काम में जो है सफल रहेंगे। और यही कहूँगा कि माँ पिता का सम्मान करें। थैंक यू सर, आपने हमारे मंच के माध्यम से जितने भी सवाल किए गए सभी का बहुत ही अच्छी तरीके से और खूबसूरत तरीके से और काफ़ी सराहनीय जवाब उसके देने का पूरा प्रयास किया है। साथ ही सर मैं लास्ट में आपसे एक ही क्वेश्चन करूंगा कि हमारे मंच पे आके आपका अनुभव कैसा रहा? मैं इसके पहले भी मैं आपके मंच पे एक बार आ चुका हूँ जी। और परिवार में तो सभी को अच्छा लगता है तो अपना ऐसा महसूस होता है जैसे हम हमारे परिवार में बैठे हैं और अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू सो मच। आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर आनंद दीक्षित जी। उम्मीद करता हूँ हमारे जो चर्चा रही है, हमारे जो अनुभव एक दूसरे के साथ साझा हुए हैं वो समाज के हर क्षेत्र के हर व्यक्ति के लिए एक सकारात्मक भावना के रूप में जो है उनके जीवन में एक सकारात्मक क्रांति लाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू।